बोल गए कि कोई मॉलिक्यूल किसी चीज का फॉर्मेशन उसके एटम से यानी एलिमेंट से होने में जो एनर्जी का बदलाव होता है उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे वाटर एक मोल बनाना है, मीथेन एक मोल बनाना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से ना बनाएंगे। तो एक मोल मीथेन बनाने में कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज CH4। तो एक मोल मीथेन बनाने में जो एनर्जी चेंज होगा उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा एक बात और लगेगा, इसको भी और एक बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग एसटीपी पे देखते हैं, और केवल एसटीपी पे नहीं, जो एलिमेंट लेंगे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में होगा, तब जो एनर्जी चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। समझ गए सब बात? कचरा कचरा लग रहा है, इसको सही करते हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, सिंपली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole of substance is formed from their constituent particle from their constituent particle called as enthalpy of formation at STP, जहां पे टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और प्रेशर होगा 1 बार या 1 atm। है ना। पहले टेम्परेचर 273 केल्विन हुआ करता था गैसियस स्टेट में, यहाँ पे 298 केल्विन एट STP and a standard state of existence of constituent particle and products it called as a standard enthalpy of formation। और सुन लेना, ये बात जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, वो बात हमेशा नहीं लिखेंगे, समझते रहना है अपने से सारे डिफिनेशंस में। है ना। बाकी सब में समझते रहेंगे यही बात।
सब में जब स्टैंडर्ड स्टेट होगा एग्जिस्टेंस का, अब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा समझना होता है। देखो कार्बन जो है ना सॉलिड ही स्टेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, हाइड्रोजन जो है वो गैस, मीथेन भी जो है गैस। अब कार्बन कभी कभी ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में रहेगा, तो उसको इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपिक मॉडिफिकेशन कहें, है ना। तो जो जैसा प्रोसेस होगा उस तरह की बातें होगी, है ना। जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब बातें होगी। सैम्बल डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच एफ नॉट, अब जैसे मीथेन के लिए था यहाँ पे तो डेल्टा एच एफ नॉट मीथेन ऐसे लिखते, पूरा बात होता स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है। अब जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जान जाते हैं तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलता है। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जितना सब होगा सब में इंथैल्पी और स्टैंडर्ड इंथैल्पी होगा। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी कहने का सिर्फ मतलब इतना ही होगा, यदि स्टैंडर्ड वर्ड लग गया है तो सब एसटीपी पे यानी टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, प्रेशर 1 एटीएम लेना है, और जितने एलिमेंट्स वगैरह रहे सब उसके स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में। देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऐसे लिखोगे इसको, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस इतना सही होगा, बस इतना सही। दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ इंथैल्पी और प्रोडक्ट कहने का मतलब सी इंटू डेल्टा एच नॉट एफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच एफ नॉट डी माइनस ए इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच एफ नॉट बी। और कुछ नहीं करना है, दैट इज इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। ये सब डेटा में क्वेश्चंस में रहता है दिया हुआ।
लिख दिया? लिख दिया? पढ़ें? इसमें और क्या लिखना है? सम डिफरेंस कुछ ही लिखना है, लैंग्वेज में कोई जरूरत तो है नहीं, यही करना है। दूसरा एक हेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन लगता है इसमें। क्या हुआ? नहीं हुआ? हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये भाई साहब कहते हैं कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज इज कांस्टेंट फॉर ए प्रोसेस। एक प्रोसेस क्या कहते हैं सुनो, लैंग्वेज तो अपने से देख लो। जैसे कोई प्रोसेस ए से बी हुआ, फिर बी से सी हुआ, फिर सी से डी हुआ, इसमें एनर्जी चेंज हुआ मान लो डेल्टा एच नॉट वन, इसमें एनर्जी चेंज हुआ डेल्टा एच नॉट टू, डेल्टा एच नॉट थ्री, और एक ही स्टेप में ये प्रोसेस हो जाए, मतलब कि ए से डी सीधा सीधा बदल गया, तो इस स्टेप का डेल्टा एच होगा डेल्टा एच नॉट वन प्लस डेल्टा एच नॉट टू प्लस डेल्टा एच नॉट थ्री। बस इतने ही पर तो थर्मोकेमिस्ट्री पूरे चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन वगैरह एक आध को थोड़ा सा अलग से देखते हैं। क्या कहते हैं कि यदि एक रिएक्शन को आप एक ही स्टेप में कर रहे हो या उसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कर रहे हो, टोटल एनर्जी जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो 10 जूल 10 जूल 10 जूल, 30 जूल लगा एक एक स्टेप में, 10 10 10 जूल, तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो गया, तो इसमें भी कितना लगेगा? 30 जूल। बतिया बराबर है? बात जो है बराबर है। नहीं, जैसे बाजार में होता है, चाहे ई दुकान चले जाओ, चाहे वो दुकान चले जाओ, चाहे वो दुकान चले जाओ, सब दम्मा एक के लेता है ना? कोई एक मग फ्री दे के ले लिया, चाहे कोई एक और बढ़िया गिफ्ट दे करके ले लिया, पैसा सब उस सामान का उतना ही लिया। ये हेस लॉ है कि अलग अलग स्टेप में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हियर केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस which occurs in single step or in multiple steps, the total energy या enthalpy change for the process is remain constant, is remain constant। और इसी को आप ऐसे सोच सकते हो कि when a reaction occurs in multiple step, for the final step the enthalpy change is the sum of enthalpy change of single step।
लिख दिए। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बस आपको याद दिलाते हैं। H2O लिक्विड, H2O सॉलिड हो जाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहें। नॉट लगा दिए तो स्टैंडर्ड भी लिख दिया, है ना। किसी भी लिक्विड और सॉलिड बनने में जो एनर्जी चेंज होगा, है ना, खाली वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड जब किस चीज में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी जो बदलेगा उसको क्या कहेंगे हम, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या होगा इसमें, लिक्विड गैस में कन्वर्ट, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहें। और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, जैसा आयोडीन एग्जांपल है, आयोडीन सॉलिड होता है? आयोडीन सॉलिड होता है और डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन। और यदि एक स्टेप है जिसमें सबसे पहले सॉलिड लिक्विड बन रहा और लिक्विड गैस बन रहा है ना, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कांस्टेंट हीट समेशन लगा दिए इसमें, क्या केवल स्टेप्स लिखते जाइए, ये खाना पूर्ति है, जानते हैं सब आप लोग। यही तो जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में। पिछले दिन वाला क्लास लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा आप जरूर, वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि कुछ भी आएगा तो पूछेंगे, अदरवाइज वही इतना नहीं रहता है तो डर लगता है। पिछला दिन का क्लास में बहुत सारा फॉर्मूला था, वो डर लगाने वाला था, उतना ही डर था, वो जानना इसलिए जरूरी है। ठीक उसी से सवाल हमेशा आए ये जरूरी नहीं है, वो जानिएगा कॉन्फिडेंस रहेगा। ये सब तो ऐसे ही बना देंगे हम लोग, देखिए ना क्वेश्चन आएगा तो ये सब बनाने में कुछ लगता है तो जोड़ है, ये तो खाली जोड़ है, रीअरेंज करके जोड़ देना रहता है। जो बात था वो निकल गया, अब थोड़ा सा खाली फ्री एनर्जी में भर पड़ेगा। क्वेश्चन बनाई तुम जी थर्मोडायनामिक्स का कि अब फिर अप्रैल में पढ़ेगी? अभी तो परीक्षा दी है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है।
हम सोच रहे हैं कि वो 16 पेपर का सॉल्यूशन हम करें। क्वेश्चन आ गया, आंसर आया है शायद, कल आ गया ना, निकल जाएगा। अरे वो पीपीटी बनाने वाले को खोज रहे हैं कि वो बना देता ना, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, वो बना देता, देन आफ्टर उसको सॉल्व करते, उसी को खोजे कि पीपीटी कौन बनाता है, ये सब नहीं पार लगता अपने से सब। फिर एक एक क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि खाली टिक तो लगाना नहीं रहेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द का कॉन्सेप्ट भी बता दो कि ये आया है और क्या इसके आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए हमको एक क्वेश्चन चाहिए एक बोर्ड पे, तब करें, है ना। उसको खोजे हैं कल, दो चार जगह पे बताए हैं। अब है क्या कि 16 पेपर तो आ गया, पिछले साल का 16 पेपर लेंगे, एक महीना का काम लग जाएगा 1 घंटा का, करते रहेंगे अपना अकेले। इसीलिए वो आदमी चाहिए। पीपीटी वाला ये बोर्ड लेने के बाद पहला बार आईटी हुआ ना, तो अभी ना सोचेंगे कि पीपीटी रहता तो वो एक एक क्वेश्चन करके क्या करते, सॉल्व करते, एक तो एक मेडिकलों का सॉल्व कर देते। 1 घंटा आप लोग की रहने की जरूरत नहीं है, अकेले हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो करेंगे। बनाने वाला मिलता है, उसमें एक बोर्ड में एक ही क्वेश्चन रहेगा, है ना, तब ज़्यादा बेटर होगा। उसके इर्द गिर्द में ये आया है भाई, तो ये भी कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ नया भी होगा, खाली क्वेश्चन सॉल्यूशन से नहीं होगा। पढ़े आगे, पढ़े आगे। हाँ वो मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, मिलता है। कोई पीपीटी बनाता है, अरे अपना बचपन भी ढेर सारा है, लेकिन सब इधर उधर रहता है, ऐसे और जगह बोले भी आता है कुछ सबको ना, तो कुछ नहीं जानता है, सब झूठे आता है। ये सबको कुछ नहीं आता है, साफ नहीं आता है। ये सब वो बच्चा है जो ग्रामा बरामा में फेल हुआ है। देखो हम ज्यादा बोल देते हैं, एक्चुअली हम चाहते नहीं कि हमारे कोई बच्चा उसमें जाए। इसलिए ज्यादा थोड़ा सा रीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मेरा कोई बच्चा उसमें जाए, इसलिए चाहते नहीं। उसमें पढ़े वाला है कोई, कुछ नहीं आता है कुछ को, कह रहे कर क्या रहा है, तो कह रहा है बीसीए, कि जो कंप्यूटर का कम से कम कुछ तो जानता होगा यार। तो नहीं सर, वो जो जानते हैं आपके काम का नहीं, वो कहाँ जाना आज तक। अरे कौन काम करता है, चल कंप्यूटर के पास, वो केवल देखो ना, एक तो वहां पे रखा हुआ होगा, क्या है वो, स्कैनर, वो इंस्टॉल हो पाया है, 20 ठो पुत्रु होगा। वो एक बार डी इंस्टॉल हो गया था वहां से यहाँ लाने में, खाली उसको कहे इंस्टॉल करने, 10 को बच्चा इसका वो प्लस सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं सर, हार्डवेयर पढ़ते हैं, एक आध गो के नट बोल्टू खोल करके लगा देगा तो वो कंप्यूटर हमने यहाँ रख कर कुछ नहीं प्रैक्टिकली, साफ खाली डिग्री मिल जाएगा इसके लिए आता है। ठीक है, ऐसे थोड़े बेरोजगार है इंडिया, कुछ पढ़ लेगा बेरोजगार कैसे रहेगा। सरकार के इसी बात पे लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे जन्म लिया है उसके पास यदि 2-4 कट्ठा भी जमीन है तो बेरोजगार नहीं हो सकता है, सरकार अंतिम में लिख के रख दिया। बाकी चिल्लाना है तो कहता है अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन लीडर सब हल्ला करवाता है, इसीलिए बोलता है कि उस कौन कानूनी आधार पे बोलता है कि हल्ला करवाता, उदंडता क्यों कहते हैं, बेरोजगारी के लिए हक मांग रहा, अच्छा तो है, लेकिन लिख के क्या रखा है कि जिसको 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन भी है, आज जो जन्म लिया हिंदुस्तान में, वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि 10 कट्ठा पे उपजा ही नहीं रहे, आप काम चोर हैं तो बेरोजगार रहिए। वैसे ही है, जो शिक्षित हो गया वो बेरोजगार कैसे हो सकता है। अब है क्या कि गांव घर में देखिए बहुत सारा पीएचडी लोग घूमता है, एमएससी वाला, वो बोला बोला के समाज को तंग करते रहता है, अपने बेरोजगार है। वो सोचता है कि हम पढ़ लिखे तो कुछ कर भी नहीं, कुछ ही करेगा। शुरुआत में जब तक नहीं करते हो तब तक तो सोचता ही है।
कर जाओगे तो नहीं सोचेगा, तो फिर उधर उधर घूमेगा वो। तो यहाँ पे यही हालात ही है। यहाँ कौन नहीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन पूछिए जाकर के कुछ ही आ रहा है तो बोले कुछ हो नहीं, वो जब पढ़े थे तेना याद था, अब नहीं। हम लोग पढ़ाते भी इसी बेसिस पे हैं कि कुछ हो मेरा बचपन सीख जाएगा ना तो बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं पर 10 को ट्यूशन पढ़ा के खा सकता है, कमा सकता है, बेरोजगार काहे रहे। सीखना, लर्निंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। कई वो बच्चा पीरियोडिक टेबल बच्चा पढ़ा के, नोमेनक्लेचर पढ़ा के मास्टर बने, एक आध हजार मास्टर बने, बेरोजगार तो नहीं। एक दो गो थोड़े जो ज्यादा अच्छा पढ़ा है, ज्यादा अच्छा जगह पे एक आध दो गो, चार नहीं 10 ठो बच्चे को जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ाता है, 4-5 हजार बच्चा पढ़ाता है, एक दो गो ना, हमरे जैसा नहीं है। उससे ज्यादा आगे। अच्छा लगता है, चलो ठीक है। हाँ पूर्णिया में, कहाँ, मुजफ्फरपुर में, गया में है ज्ञान पर। गया पीटी पढ़ाई दिए थे, नोमेनक्लेचर पढ़ाई दिए थे। अब हमरा समझा देता है, आप जैसे करते रहते हैं ईमानदारी से काम, वैसे नहीं होता है सर, यहाँ बहुत कुछ करे पड़ता है। कर भाई, हम भी करते हैं। एसिड बेस में जोड़ेंगे साल्ट बनेगा, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से इसलिए देखना है कि साल्ट 4 तरीके का होता है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। साल्ट 4 तरीके का होता है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे नहीं? तो अलग अलग साल्ट होगा तो न्यूट्रलाइजेशन का हद भी तो अलग अलग होगा। अब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस रहा, फिर वीक एसिड, वीक एसिड रहा या वीक बेस रहा, तो न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी घटता बढ़ता है। तो सुनना हमारी बात, एसिड बेस तो जनरल हो गया, इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले इसको लिख लो, इसके बाद 2-3 बात करेंगे। इसमें वो फंसने फंसाने वाला क्वेश्चन आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो एक एनर्जी का अमाउंट है, कहीं 57.1 किलो जूल रहता है और कहीं -56.6 भी रहता है, मतलब वो दोनों एक ही है, किसी किसी बुक का अंतर है। लिख लिया ये बात? अब सुनिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा कंप्लीट, जिसका पीएच 7 होगा, प्लस वाटर, इसका पीएच 7 होगा, मतलब न्यूट्रल साल्ट बनेगा। कहने का मतलब यही है, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और इसके इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड होता है, -57.1 किलो जूल, है ना, या 13.6 कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, 57.1 किलो जूल। कभी कभी 56.6, 56.8 भी पेपर पे रहता है, चाहे आपको खुद ही याद रखना भी पड़ता है, कभी कभी लिखता भी नहीं है वो। तो मोटे मोटे तौर पे न्यूट्रलाइजेशन का 56-57 किलो जूल होता है। अब देखो फिगर दिए दिमाग, ठीक है, 57 किलो जूल के करीब में होता है। सुनोगे अब, अभी से बात शुरू होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग, तो क्या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? तो साल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा, प्लस वाटर। यहां पे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, माइनस का मतलब है रिलीज्ड, मैग्नीट्यूड तो 57.1 है। सुनिएगा, थोड़ा सा बात सुनिए। जब कोई वीक एसिड होता है ना तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उससे कम हो जाता है, ठीक है, लेस देन।
57.1 किलो जूल। माइनस नहीं लिखे, मैथ वाला माइनस प्लस में नहीं फंसना है यहाँ पर। 57.1 किलो जूल रिलीज होता है, उससे कम रिलीज होगा। क्यों कम होगा, कहाँ जाएगा वो एनर्जी? तो सुनिए, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, बीक एसिड। इसके प्रॉब्लम्स ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। समझिएगा पहले तब लिखिएगा, समय है अपने पास, उससे नहीं तो करना है। CH3CONA+H2O, ये निशान भी नहीं दे करके ऐसा निशान देते तो अच्छा होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला चीज जो है ना, हमेशा H+ देता था सॉल्यूशन को, लेकिन ये H+ देने में ही रिवर्सिएबल हो गया है, टोटल H+ नहीं दे पाएगा। जब ये टोटल H+ नहीं देगा और ये टोटल OH- तो दे देगा, समझ रहे हैं बात? ये टोटल H+ नहीं देगा, लेकिन ये टोटल OH- दे देगा। ठीक है, तो इसके टोटल OH- देने से ये और अमाउंट में तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी को आयोनाइज करने में एनर्जी लग जाता है, इसी के आयोनाइजेशन में एनर्जी लग जाता है। वो एक्स अमाउंट ऑफ जूल बाई अमाउंट ऑफ जूल जो भी लग जाए, वो वहां पे घटता हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं देगा बताओ? इसीलिए वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो ये वीक एसिड हो या वीक बेस हो या फिर दोनों ही वीक हो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन 57.1 किलो जूल, सिंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी required in enthalpy of ionization, enthalpy of ionization of weak acid और weak base। समझ गया बात? तो ये और ज्यादा काहे लिखना है, यही तो लिखना था, और स्टेटमेंट लिख देते हैं इसमें क्या। अच्छा, एक बात और जानिएगा, जितने भी इंथैल्पी है ये सब का यूनिट पर मोल होता है ना? जैसे केवल किलो जूल नहीं, किलो जूल पर मोल। 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस, उससे कम ज्यादा होगा तो फिर एनर्जी उसी हिसाब से निकलेगा। ठीक है, ये 1 मोल का बताए। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ strong acid and a strong base is 57.1 kilojoule, while if the acid or base or both are weak, then enthalpy of neutralization then enthalpy of neutralization is less than 57.1 kilojoule, since certain amount of energy
certain amount of energy required in ionization of weak acid, weak base or both. अच्छा खासा बात था, 4 लाइन लगा नहीं? एक मोल सॉल्यूशन बनेगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या, नेगेटिव की पॉजिटिव? साइन कन्वेंशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे ही -57.1 लिखें, क्या है? एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। पढ़े? साइन कन्वेंशन लिख लेना, कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक्चुअली में ये बात यहाँ से होता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो पढ़ रहे थे, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस इंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का। यदि ये निगेटिव आता है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, और ये पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन,
क्या कहेंगे? एक मोल कोई चीज जल जाएगा क्या? जैसे ये मीथेन, आप कहेंगे चाहे नहीं कहेंगे, ये रिएक्शन जैसे लिखा है, एक मोल मीथेन के जलने से जो अमाउंट एनर्जी का यहाँ बदलाव होगा उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबसन। और ये ऑलवेज क्या होगा? तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन कहीं लिखा भी रहता है एनर्जी के रूप में तो नेगेटिव ही लेना रहता है ना? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। यूनिट एंथैल्पी का हमेशा किलो जूल पर मोल होगा। जैसे यहाँ एक मोल मीथेन जलने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा, अब 2 मोल होगा तो फिर यहाँ पर 2 से गुना करना। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का एक एप्लीकेशन है बॉन्ड हार्बर साइकिल, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। बॉन्ड हार्बर साइकिल, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाँ एंथैल्पी जिसमें सब जोड़ा जाता है। लिख दिए? लिख दिए? थोड़ा सा बात और पढ़ा ही दें। बॉन्ड एनर्जी तब न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी कर ही लो। बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं हम लोग। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये जानना है। तो सुनो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। यहीं पे सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। और वो क्यों? तो चूंकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यदि एक्सोथर्मिक होता है तो निगेटिव तभी आएगा जब ये होगा, अब पॉजिटिव आएगा तभी जब ये होगा। यानी साइन कन्वेंशन से मीट कराने के लिए ही बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था, इसमें क्या होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इसका खूब रीजन है। CH4 देखो, रीजन बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। ऑक्सीजन ये बनाएगा CO2 और H2O, HOH। बैलेंस करना है, 2 मॉलिक्यूल यहां लेना है, 2 H2O यहां लेना है। बैलेंस हो गया शायद, बैलेंस हो गया शायद। देखो सुनोगे रीजन भी समझोगे और न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे ये भी समझोगे। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन, इसका मतलब है ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि ये रिएक्टेंट में हम लोग एनर्जी देते हैं मान लो 100 जूल देते हैं तोड़ने के लिए।
और यहाँ पे ये बनता है, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ऐसे भी देखो शादी ब्याह होता है, बॉन्ड ही तो बनता है, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, हर तरह से एनर्जी रिलीज होता है ना। कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई पटाखा फोड़ेगा, फूफा जी नाच ही देंगे, नाचने लगेंगे। मतलब हर लोग हर तरीके से एनर्जी ही तो रिलीज कर रहा होता है। मिनिमम एनर्जी पे सब आ जाता है, स्टेबल हो जाता है बिया के भोरे होते होते। तो यहाँ बॉन्ड बना ही है, तो बॉन्ड का बनना जो है एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस है। तो 150 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। 100 जूल तो लगा था, फायदा कितना का हुआ? 50 जूल। फायदा कितना का हुआ? 100 माइनस 150 बराबर कितना? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का, बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट का, ऊपर में लिखा है। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी 100 मिली और प्रोडक्ट का 150 मिला, तो 50 जूल का आपको फायदा हुआ। 100 माइनस 150 माइनस 50, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और यदि 150 के बजाय इसमें 50 जूल ही रिलीज होता, तो 100 तो मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी था और 50 रिलीज होता, तो प्लस 50, यानी कि आपको घटा हुआ है रिएक्शन कराने में 50 जूल का, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता। यही वजह है जिसकी वजह से समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब यही वजह नहीं, ये उल्टा नहीं है, सिर्फ यही सीधा है। इसी को मैच कराने के लिए बाकी सब उल्टा है ना, सीधा सिर्फ यही है। और यही कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आपने एनर्जी पहले दिया, बाद में रिएक्शन होने के बाद वो एनर्जी मिला, सीधा यही ना हुआ जी। दिया कितना, मिला कितना। यदि जितना आपने दिया उससे ज्यादा मिला तो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहिए, जितना दिया उससे कम मिला तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहिए, है ना। और इसी को मिट कराएं, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, चूंकि ये नेगेटिव में आना चाहिए। चलिए, अब क्या है इसके आगे, कैसे निकलेगा ये बॉन्ड एनर्जी से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस देखो, ये बॉन्ड एनर्जी से हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो जानते हो तुम लोग, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो या इंथैल्पी ऑफ कंबसन निकालो, सब एक ही बात है। चूंकि रिएक्शन कंबसन का हो रहा है, तो कोई कंबसन भी तो कह ही देगा ना, कोई रिएक्शन भी कह रहा है, एक ही बात है। हम लोग कहेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का समेशन करना था। बोलो कार्बन हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड है? ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 गुना बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस 2 गुना बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CO2 एक ही मॉलिक्यूल, प्लस 4 गुना बॉन्ड एनर्जी OH, है ना। देखो ना, OH 2 मॉलिक्यूल है, एक मोल में 2 OH बॉन्ड है, 2 मोल में 4 OH बॉन्ड है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन के डेटा होगा, क्वेश्चन का डेटा यही होगा, और तुमको यही 4 गुना और 2 गुना करके जोड़ के घटाना रहेगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से निकालने के लिए सिखा दिए, और 2 तरीका ऑलमोस्ट सब तरीका यही है ना। एगो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यदि फॉर्मेशन दे तब, और बॉन्ड एनर्जी दिया तब। ये बाकी बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक मोल बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगता है, एक बॉन्ड टूट फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज होता है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे। और बॉन्ड एनर्जी को एवरेज बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। हर एक बॉन्ड, अच्छा ये याद है आप लोगों को, कार्बन हाइड्रोजन का हर बॉन्ड का एनर्जी क्या सेम है,
अलग अलग होता है। तो जो भी एनर्जी दिया जाता है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, एक कभी कभी रेजोनेंस एनर्जी निकालने आता है। ये होता क्या है, इससे पहले पढ़े हैं आप। तो रेजोनेंस एनर्जी जब आए निकालने, तो उसके क्वेश्चन में दो बातें रहती। एक रहता है एक्सपेरिमेंटल, और एक्चुअल भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, कभी कभी हाइड्रोजनेशन भी होता है। तो फॉर्मेशन में हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन है ना। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कह रहा है तो आपको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जुड़ा होगा रिएक्शन में। सारा जितना प्रोसेसेस आप जानते हैं सबके पहले इंथैल्पी लगा सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रोजनेशन कह रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल में जो एनर्जी है ना। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ डिहाइड्रेशन, जितना प्रोसेसेस जानते हैं सब में इंथैल्पी लगा सकते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 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 कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा कर देंगे आप, रेजोनेंस एनर्जी निकल। कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। ये तो कहानी था थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा। अब इंट्रोपी और फ्री एनर्जी जाए, बाकी इंथैल्पी करीब करीब इंथैल्पी कर दिया। अब एक आध दो अक्षर कहीं पर आपको लगेगा कि ये भी इंथैल्पी होता, ऐड कर लीजिएगा। और हम तो कह रहे हैं कि इंथैल्पी जितना है। अब इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, एटम बनने में जो एनर्जी का बदलाव हो। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, किसी चीज को पानी में घोल दें पूरा सॉल्युबल हो जाए तो एनर्जी चेंज जो हो, क्या। तो इंथैल्पी शब्द है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। लिखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहीं का नहीं है। देखते हैं कहीं का वाला, एक आध को लिखिए पहले। व्हेन 2 मोल इथेन
when 2 mole ethane question are completely burnt, 3129 kilojoule of heat, 3129 kilojoule of heat is released. Calculate the heat of formation. Calculate the heat of formation. Of C2H6 given delta HF लिखो, delta HF for CO2. लैंग्वेज में तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, डेल्टा HF CO2 and delta HF H2O are -395 kilojoule and -286 kilojoule respectively. यही जवाब। 2 मोल C2H6 completely burned 3129, यही ना लिखा है। देखो कैसे आंसर करें। पिछला में चल जाता ठीक है। अच्छा छोटा कर देंगे। C2H6 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला होगा, CO2 प्लस H2O बना होगा, क्या 2 मोल कहता है, 2 मोल तो लेना ही पड़ेगा ना हमको, 2 मोल या 1 मोल लेंगे तो फिर बैलेंस करना होगा उस हिसाब से। फिलहाल इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 6 तो 3, 2 दूनी 4 3 7, 7 बटा, इसीलिए 2 मोल का गुना 2 C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2। कहा इसीलिए था, लेकिन जरूरी नहीं कि ये काम हम लोग करें ही करें। वो 3126 जो है ना, सुनेगा सर छापने पर लगल रहता है। वो 2 मोल के बजाय हम 1 मोल भी ले सकते थे, हम ये बोल रहे हैं। हम क्या करते कि 3126 को 2 से भागा देते, बात सीधा था, 1 मोल के लिए हो जाता है ना। ऐसे 2 मोल कहा है तो दोनों एस्पेक्ट लेके चलते हैं हम। 1 मोल की रहता हमारा ये, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेते, या 2 मोल कहा था तो 2 मोल पे आया है। अब वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है 2 मोल जलने का, क्या क्या दिया है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन, पूछ क्या रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, यही ना कहना चाहते हो कि सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है। और स्टैंडर्ड नहीं लिखा है तो मत लिखो, उसे कोई जरूरी नहीं है। बराबर देखो तो क्या होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, 4 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 6 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना H2O, ठीक है, माइनस 2 गुना
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस 0। एक बात तो ये बताना था इस क्वेश्चन की तरह। बहुत पहले अमिताभ बच्चन एक सिनेमा में गाना गाया था कि इस हवा का मोल क्या दोगे, है ना, वो खलनायक को बोलने के लिए गया था। हवा का मोल, पानी का मोल, पता नहीं, वो गाना सुनोगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा, उम्र होगा तुम लोग का तब, पुराना गाना तभी न सुनेगा। इस हवा का मोल क्या दोगे ना, ऐसे करके कुछ गाना था। तो ऐसे ही समझना यहाँ पे, ऑक्सीजन तो फ्री में मिलता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर थोड़े लेके आते हैं। घर में एलपीजी का सिलेंडर तो लाते हैं क्या, अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं क्या, वो तो फ्री में मिलता है। तो ऑक्सीजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं लगता। इसी तरह से कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं लगता, तो वो जीरो लेना है। ठीक है, तो जीरो ले लिए। अब बोलो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो 1 मोल का लगाओगे कि 2 मोल का लगाओगे? कहां पे ये ऐसे क्वेश्चन में चक्कर लगता है वो बता रहे हैं, सुनो दिमाग से। तो 2 से गुना करना पड़ेगा इसको, क्या क्या जरूरी था, हम ऊपरी वाला काहे नहीं लेते। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का ही मिलता, वो 2 मोल का लिखा था, हम 1 मोल का इंथैल्पी ऑफ कंबशन ले देते, बटा 2 कर देते उसी को। नहीं, अरे तो झमेला झमेला गुना भी ज्यादा बेसी करना पड़ेगा, तो उसके जो 2 मोल है ना, 1 मोल, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ये समझाना था। हम लोग रिएक्शन देख लेंगे, हमेशा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल ही होता है। ठीक है, तो 2 मोल का इंथैल्पी दिया था, 1 मोल का कर लेंगे, और 1 मोल में जब आएगा तो 2 मोल गुना CO2, मतलब ये कितना जरूरी है ये समझ रहे हैं ना आप। 3 गुना H2O कर लेंगे, 1 गुना HF रहेगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। यहाँ 3129/2 कर देंगे, तो जल्दी से कर, है ना। कंबसन दिया था, माइनस में लेते कि प्लस में लेते? 3129 था ना, 2 मोल का था ना, तो 3129 बटा क्या कर लें, 2। बराबर 2 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेटा कितना, -395, 1 मोल का है वो भी, इसीलिए तो 2 से गुना करना पड़ता है। -395 प्लस 3 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का, -286 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यही पर मोल, 2 मोल, 1 मोल में यहाँ पे गलती होता है, उसी को नहीं करने के लिए बता, इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही लेना चाहिए।
उलटने के बाद भी बज रहा है। जल्दी से आंसर बताओ। हम्म। हम्म। आ रहा है सबको माइनस। सबको घटाने जोड़ने के बाद एक क्या आंसर आएगा? ये करो में गलती होगा जी। इससे क्या हो गया? इस -83.5 जो आएगा वही आएगा यार, एक एक वो आएगा। जोड़ घटा के भी दो को थोड़े आएगा। आएगा तब जब वो लेगा 1 मोल का, इधर लेगा 2 मोल का, या फिर वो 2 मोल का रहने देगा, 1 मोल का ले लेगा, तब आएगा। यही 4 गो ऑप्शन भी बनेगा, इसलिए तो ध्यान तो देना ही है। चूंकि इंथैल्पी का यूनिट पर मोल ही होता है। ये फॉर 2 मोल फॉर 3 मोल जितना रहता है उसको पर मोल में कन्वर्ट कर देना ही उचित है ना। उसके हिसाब से चलते रहेंगे तो वहां भी झमेला है, इधर भी झमेला। हो गया। नेक्स्ट मेडिकल का सवाल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, बॉन्ड एनर्जी HH 431.37 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C
लीजिए। निकल जाएगा। बॉन्ड एनर्जी सबका दिखा दिखा के बताया है कि एच एच का इतना, और ये भी लिखा हुआ ही है, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं यार, सीधा देख लेना है सिर्फ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी में बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा, 4 गुना बॉन्ड एनर्जी सी एच का आएगा, प्लस बॉन्ड एनर्जी एगो एच एच माइनस बॉन्ड एनर्जी सी सिंगल बॉन्ड सी, 3 3 6 गो बॉन्ड है बॉन्ड एनर्जी सी एच का, यही तो है क्या। सी डबल बॉन्ड सी 606.10, 4 गुना बॉन्ड एनर्जी सी एच का 410.50 प्लस एच एच का माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का 6 गुना सी एच का, जोड़ो घटाओ यार। ऑप्शन सी। -120 किलो जूल। अभी गुना भाग तुम लोग को थोड़े ना बताए। सी।
ठीक है। और दें एक सवाल। द enthalpy of combustion of H2 cyclohexene and cyclohexane are 241, 3800 पर मोल। respectively। heat of hydrogenation बता